हेलो गाइस, दिस इज़ मेघा अरोड़ा एंड वेलकम टू माय चैनल लव फॉर लर्निंग। तो गाइस, मैं अपने चैनल पे एक नया कोर्स स्टार्ट करने वाली हूँ। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि मैं फ़िलासफ़ी पे वीडियोस बनाऊँ। तो जो मेरा फर्स्ट कोर्स है वो है इंडियन फ़िलासफ़ी के ऊपर, और ये है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है नेचर ऑफ फ़िलासफ़ी। तो आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो गाइस, जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है द इंट्रोडक्शन, कि किस तरीके से फ़िलासफ़ी जो है उसकी हमें ज़रूरत पड़ी। तो इसके बारे में हम सबसे पहले जानते हैं। ऑल लिविंग बींग्स स्ट्रगल्स फॉर एग्जिस्टेंस। अब जो सारे लिविंग बींग्स होते हैं, एनिमल्स हैं और ह्यूमन बींग्स हैं, ये पूरा नेचर है, वो उन सबको क्या होता है कि अपने एग्जिस्टेंस के लिए वो लोग स्ट्रगल करते हैं। लोअर बींग्स स्ट्रगल्स मोर ब्लाइंडली देन ह्यूमन बींग्स वो यूज देयर इंटेलेक्ट। अब जो लोअर बींग्स होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं एनिमल्स, जो जो कि जिनके पास ह्यूमन बींग से कम दिमाग होता है। वो अपना स्ट्रगल काफ़ी ब्लाइंडली करते हैं, और ह्यूमन बींग जो होता है वो काफ़ी स्मार्टली अपना स्ट्रगल करता है। किस तरीके से? क्योंकि उसको पता होता है, दे अंडरस्टैंड द कंडीशंस अराउंड देम, दे हैव अ मीनिंग फॉर देयर स्ट्रगल्स एंड दे डिवाइस अ प्लान। क्योंकि वो अपना जो रैशनैलिटी है उसको काफ़ी अच्छे से यूज़ कर कर वो अपने आसपास की जगहों को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, और वो अपने स्ट्रगल को काफ़ी स्मार्टली फॉलो करते हैं। Now, human beings have knowledge of himself and the world, but they desire more knowledge to achieve far-reaching aim. अब जो human being है उसको पता है कि वो कौन है, उसको पता है कि ये वर्ल्ड क्या है, और वो उसको और नॉलेज चाहिए ताकि वो अपने आगे के जो फार रीचिंग एम्स हैं उसको वो फुलफिल कर सके। और ये जो चीज़ें होती हैं ये सब एनिमल्स के साथ नहीं है। एनिमल्स को नहीं पता कि वो इस दुनिया में कैसे आए, और वो ये दुनिया क्या है, उनको इतना नॉलेज नहीं होता है, ये वर्ल्ड क्या है। तो जो ह्यूमन बींग है उसको पता होता है, और वो डिज़ायर भी करता है और नॉलेज का। इसी वजह से ह्यूमन बींग को रैशनल बींग कहा गया है। गाइस, अब हम बात करते हैं द एम ऑफ फिलोसफी के ऊपर, कि भाई ये जो फिलोसफी हमसे चाहता क्या है। नाउ द फिलोसफी एम टू सेटिस्फाई दिस डिज़ायर विच इज़ नेसेसरी टू अचीव फार रीचिंग एम। अब जो ये मैन का फार रीचिंग एम है कि उसको डिज़ायर चाहिए, नॉलेज की उसको डिज़ायर है, कि वो उसको ज़्यादा ज़्यादा नॉलेज चाहिए अपने आसपास की चीज़ों को समझने की, अपने एग्जिस्टेंस को पता लगाने की। तो ये जो फिलोसफी है वो इसी एम को सेटिस्फाई करता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही एमिनेंट इंग्लिश राइटर है, उनकी यहाँ पर मैंने कोटेशन लिखी है, जो कहते हैं कि मैन लिव इन अकॉर्डेंस विद देयर फिलोसफी ऑफ लाइफ, देयर कंसेप्शन ऑफ वर्ल्ड। अब जो मैन है वो किस तरीके से अपनी लाइफ को बिताता है वो उसकी अपनी फिलोसफी पर डिपेंड करता है, कि वो जो समझता है। अगर कोई इंसान ये समझता है कि जो लाइफ है वो उसमें है कि हम अच्छे से सब कुछ चीज़ों का प्लेजर ले लें, हम अच्छे से घूम लें, खा लें, तो वो उसकी फिलोसफी है। और जो इंसान ये समझता है कि लोगों की सेवा करना, सोशल वर्क करना, तो वो उसकी अपनी फिलॉसफी होती है। तो उसी तरीके से हम लोग अपनी लाइफ को जीते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल टू लिव विदाउट मेटाफिजिक्स। अब ये कह रहे हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है टू लिव विदाउट मेटाफिजिक्स। अब जो मेटाफिजिक्स है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है इन इन रिगार्ड टू फिलोसफी, और जिसका मीनिंग होता है कि हम जान पाए कि हमारा एग्जिस्टेंस क्या है, हमारा हम जो हैं, हम आए कहाँ से, यहाँ पर हम इस धरती पे क्यों हैं। तो यही मेटाफिजिक्स है, हमको पता होना चाहिए हम कहाँ से आए, तभी तो हम अच्छे से रह पाएंगे ना यहाँ पर। अगर हमें यही नहीं पता होगा तो फिर हमारे जीने का मतलब ही क्या होगा। तो ये जो है फिलोसफी इस चीज़ की तलाश करता है, ट्रुथ की तलाश करता है बेसिकली। नो फिलोसफी एटोमोलॉजिकली मीन्स लव ऑफ नॉलेज। अब जो फिलोसफी है उसका मतलब है लव ऑफ नॉलेज। Every Indian school holds in their own way a direct realization of truth, that is तत्व दर्शन। अब आप इंडियन फिलोसफी में पढ़ोगे कि काफ़ी सारे हैं इंडियन स्कूल्स है, जैसे कि हैं जैनिज्म, बुद्धिज्म, चारवाक। तो ये सब आप आगे समझ लोगे कि ये क्या इंडियन स्कूल्स हैं। तो हर इंडियन स्कूल का ना अपना अपना थॉट होता है, वो उन लोगों की अपनी अपनी फिलोसफी होती है कि ये दुनिया क्या है, और ये ट्रुथ का जो रियलाइजेशन है वो क्या है, जिसको वो तत्व दर्शन कहा गया है। अब आप देख रहे हैं तत्व दर्शन जो है वर्ड ये काफ़ी अलग वे में लिखा हुआ है, और एस के ऊपर एक अलग सा मार्क लगा हुआ है, इसको बोलते हैं डायक्रिटिकल मार्क्स। अब इंडियन फिलोसफी में जितने भी शब्द जो होते हैं संस्कृत के और वो इंग्लिश में लिखे जाते हैं, तो उनको हम डायक्रिटिकल मार्क्स यूज़ करके लिखते हैं। तो आपको आगे इन सब चीज़ों को आप नोट कीजिएगा, और आपको ये काम आएंगे। A man who realize this truth becomes free and one who lacks entangled in this वर्ल्ड। और जिस भी मैन को ये पता चल जाता है कि ये ट्रुथ क्या है, वो इस दुनिया से फ्री हो जाता है। और जिसको नहीं समझ में आता है, जो अभी भी अपने मतलब प्लेजर में लगा हुआ होता है, वो इस दुनिया में एंटेंगल्ड रह जाता है, इस दुनिया का ही होके रह जाता है। अब हम बात करते हैं द हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी की, कि अब किस तरीके से जो आज हम काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जैसे कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बॉटनी, एस्ट्रोनॉमी की स्पेलिंग जो थोड़ी गलत हो गई है तो वहाँ पर आप ठीक कर लीजिएगा, और जियोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और साइकोलॉजी जो सारे सब्जेक्ट हैं, इनका ये कैसे आए। तो जो ह्यूमन बीइंग है
नॉलेज है उसकी वो ग्रो करने लगी. इट बिकम इम्पॉसिबल फॉर सेम टू स्टडी एवरीथिंग अबाउट एवरी प्रॉब्लम. अब एक ह्यूमन बीइंग तो हर चीज़ के बारे में पढ़ नहीं सकता. धीरे धीरे हमको ग्रेविटी के बारे में पता चला तो भाई फिजिक्स एक अलग हमारे डिसिप्लिन बन गया. और हमने जब आयंस और एटम्स के बारे में पढ़ा तो भाई हमको केमिस्ट्री बन गई. पेड़ पौधों के बारे में पढ़ा तो भाई बॉटनी आ गई. ठीक है. एस्ट्रोनॉमी जब हम लोग समझ में लगे कि प्लैनेट्स का भी हमारे ऊपर कुछ इफेक्ट होता है हमारी पर्सनालिटी के ऊपर, तो एस्ट्रोनॉमी आ गई. तो ये सब चीज़ें कैसे आई जब हमने डिवीजन किया ऑफ लेबर का कि हाँ भाई ये बंदा तो ये काम करेगा और तुम ये काम करोगे. और इसी को डिवीजन ऑफ लेबर को स्पेशलाइजेशन बोलते हैं. और जिन्होंने भी 12th क्लास में बिजनेस स्टडीज़ पढ़ी उनको ये पता होना चाहिए. दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये हेनरी फ्यूल की थ्योरीज थी. तो मैंने आपको बता दिया तो इससे आप याद आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ. तो जब आप डिवीजन ऑफ लेबर करते हो तो आप क्या होता है उस फील्ड में आपको स्पेशलाइजेशन होती है. तब आप उसमें फिर अच्छे से उस डिसिप्लिन में आप काम कर पाते हो. अ ग्रुप ऑफ मैन डिवोटेड देमसेल्व्स टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. और जो ग्रुप ऑफ मैन है उन्होंने अपने आप को इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे क्या कर लिया, डिवोट कर दिया. जैसे कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है. तो इससे इन सारी डिफरेंट जो ये सोशल साइंसेज हैं इन सब का ये सब पैदा हुई. ये सब फिलोसफी की ही से ही आई हैं. फिलोसफी इज़ द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स एंड ऑल नॉलेज. तो इन्हीं से ही इन सब का जन्म हुआ है. The reports of the investigation is used in understanding the general nature of universe, man, nature and God. अब ये जो सारे हमने पढ़े ये सारे सब्जेक्ट्स, अब इन सब के जो भी रिजल्ट्स निकलते हैं कि हाँ इन्होंने कोई भी चीज़ है वो चीज़ उन्होंने प्रूव करी है. तो इससे क्या होता है हम समझ पाते हैं कि क्या क्या रिलेशनशिप है मैन का, नेचर का और गॉड का. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गॉड्स नेचर, मैन्स नेचर एंड द ऑर्डर ऑफ नेचर, ये सब तीनों चीज़ें क्या मिली हुई हैं. मैन भी, नेचर भी और गॉड भी. तो इससे हम इन चीज़ों के बारे में समझ पाते हैं. अब आप बात करते हैं देयर आर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी कि फिलोसफी के अंदर भी काफ़ी सारी ब्रांचेस है. तो अब उनके बारे में हम लोग बात करते हैं. सो ट्रेडिशनल जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें 5 मेन ब्रांचेस होती हैं. जिसमें से फर्स्ट है लॉजिक, सेकंड है मेटाफिजिक्स जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था मेटाफिजिक्स क्या होती है, एपिस्टेमोलॉजी, एथिक्स और एस्थेटिक्स. तो अभी हम इनके बारे में बात करते हैं डिटेल में कि ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ये सब हैं क्या एग्जैक्टली. Metaphysics discusses the general problems regarding the reality of man, nature and God. अब हमने अपनी प्रीवियस स्लाइड में पहले ही डिस्कस किया था कि मैन, नेचर और गॉड का काफ़ी जो है इंटरकनेक्टिंग रिलेशनशिप है. और जो जो भी चीज़ इसके बारे में डिस्कशन होता है मैन, नेचर या गॉड की रियलिटी के ऊपर, ये ही मेटाफिजिक्स कहलाता है. फिर आता है हमारा एपिस्टेमोलॉजी. दिस इज ऑल्सो नोन एज द थ्योरी ऑफ नॉलेज. और एपिस्टेमोलॉजी को ही हम थ्योरी ऑफ नॉलेज कहते हैं. अब इसका मतलब क्या है कि थ्योरी ऑफ नॉलेज का कहना क्या चाहता है, मतलब क्या है, द इंक्वायरी अबाउट द नेचर ऑफ ह्यूमन नॉलेज. कि नेचर क्या है ह्यूमन नॉलेज का. जब जो भी चीज़ हम कहते हैं कि हाँ भाई ये नॉलेज है, ये चीज़ सही है और ये हमारी नॉलेज है, तो इसका नेचर क्या है, हाउ दैट थिंग डेवलप्ड एंड हाउ फार इट इज़ एबल टू ग्रैस्प द रियलिटी. कि भाई ये चीज़ सही भी है कि हम इससे अपनी रियलिटी को पता कर सकते हैं कि नहीं पता कर सकते हैं. तो वो चीज़ एपिस्टेमोलॉजी में आती है. अब जो थर्ड ब्रांच है वो है लॉजिक. लॉजिक आप आगे जाके खुद ही पढ़ लोगे और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है सब्जेक्ट. इट डिस्कसेस द लॉज ऑफ वैलिड रीजनिंग. अब ये जो है इसमें होते हैं काफ़ी सारे लॉज होते हैं, काफ़ी सारी फैलेसीज होते हैं जिससे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एक वैलिड और एक इनवैलिड आर्ग्यूमेंट के ऊपर. अगर हम कोई भी आर्ग्यूमेंट देते हैं क्या वो वैलिड है कि वो इनवैलिड है, वो हम लॉजिक से पता कर सकते हैं. लॉजिक के कई सारे रूल्स हैं उनसे हम उस चीज़ को पता कर सकते हैं. फिर आता है एथिक्स के ऊपर. एथिक्स इन्वेस्टिगेट्स द प्रॉब्लम ऑफ मोरालिटी लाइक द स्टैंडर्ड ऑफ द मॉरल जजमेंट. कि मोरालिटी में भी काफ़ी सारी ना प्रॉब्लम्स होती हैं कि भाई स्टैंडर्ड क्या है मॉरल जजमेंट का. भाई चोरी करना गलत है तो भाई गलत क्यों है, इस बात का क्या फाउंडेशन है कि भाई आप किसी दूसरे की चीज़ को आप नहीं चुरा सकते. भाई आप किसी की चीज़ उससे नहीं छीन सकते, जिसने भी वो चीज़ मेहनत से कमाई आप उसको नहीं छीन सकते. तो भाई ये चीज़ कहाँ लिखी है कि नहीं छीन सकते, ये फाउंडेशन कहाँ से आया. तो ये चीज़ द स्टैंडर्ड ऑफ मॉरल जजमेंट एंड द हाईएस्ट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ, इट इज़ डिस्कस्ड इन द ब्रांच ऑफ एथिक्स. अब जो फिफ्थ है वो है एस्थेटिक्स विच डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ ब्यूटी. कि भाई विच इज़ ब्यूटीफुल और जो है वो, और जो अलग चीज़ें मतलब कि क्या चीज़ ब्यूटीफुल है या क्या चीज़ ब्यूटीफुल नहीं है, ये चीज़ कहाँ तक सही है बोलना, या फिर ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव चीज़ें होती हैं कि किसी चीज़ को हम ब्यूटीफुल बोलते हैं और किसी चीज़ को हम ब्यूटीफुल नहीं बोलते हैं. तो ये चीज़ के बारे में जो हम डिस्कशन करते हैं वो आता है हमारा एस्थेटिक्स के अंडर. देयर आर अदर कंटेम्प्रेरी ब्रांचेस ऑल्सो जैसे कि एक्जियोलॉजी. अभी एक्जियोलॉजी क्या है, ये एक काफ़ी कंटेम्प्रेरी भी है ब्रांचेस और ये मेन ब्रांचेस में कभी भी नहीं आती हैं. ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में बनाई गई है जो कि डिवोटेड विद द प्रॉब्लम ऑफ वैल्यूज़, और ये वैल्यूज़ की प्रॉब्लम से डील करती है. फिर है सोशल फिलोसफी. इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी विच इज़ ऑफन डिस्कस्ड अलॉन्ग विद द एथिक्स.
अब जो एथिक्स है, एथिक्स भी तो हम सोसाइटी के ऊपर ही तो बोलते हैं कि सोसाइटी में जैसे चोरी है, सोसाइटी है, अबॉर्शन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो सब सोसाइटी की मतलब प्रॉब्लम्स हैं। तो सोशल फिलोसफी जो चीज़ मतलब सोसाइटी की फिलोसफी जो है वो सब एथिक्स के अंदर ही डिस्कस्ड होती है। तो ये काफ़ी कंटेम्प्रेरी ब्रांचेस है, दीज आर नॉट द मेन ब्रांचेस बट दीज आर कंटेम्प्रेरी ब्रांचेस। नाउ अब हम बात करते हैं subject matter and the problem. Now the basic problems of philosophy have been the same in the east and in the west and their solutions are also similar. अब ईस्ट में जैसे कि भारत में भी जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं फिलोसफी में, और अगर आप देखोगे वेस्टर्न फिलोसफी में जब आप आगे पढ़ोगे डेकार्ट के ऊपर, जॉन लॉक के ऊपर अब आप पढ़ोगे, तो वेस्टर्न फिलोसफी में भी अगर आप चीज़ें देखोगे हो सकता है टर्म्स डिफरेंट हो लेकिन बातें दोनों में बहुत सेम सेम सी की गई हैं और उनके सोल्यूशंस भी हमने देखा है कि काफ़ी सिमिलर होते हैं। दैट मीन्स कि लोगों की प्रॉब्लम्स और उनके सोल्यूशंस हर जगह पर सेम ही हैं, बस फ़र्क इतना है कि टर्म्स अलग है, लैंग्वेजेस अलग हैं। ओनली मेथड ओनली मेथड्स ऑफ इंक्वायरी आर डिफरेंट, कि अलग अलग तरीके से उन चीज़ों को समझाया गया है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट में वेरी, ये हो सकता है क्योंकि हम लोगों के क्या है कल्चर्स डिफरेंट डिफरेंट है। इसलिए इन इंडियन फिलोसफी ऑल्सो दीज ब्रांचेस आर डिस्कस्ड टुगेदर नॉट सेपरेटली। अब जी ये सारी ब्रांचेज हैं जो भी हमने पहले पढ़ी, ये मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, लॉजिक, एथिक्स, एस्थेटिक्स, तो ये सारी जितनी भी ब्रांचेस होती हैं इन सब का जो डिस्कशन होता है वो काफ़ी हैंड टू हैंड चलता है। ये नहीं कि आप एक को अलग डिस्कस कर रहे हो और एक ब्रांच बिल्कुल ही अलग है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है दूसरी ब्रांच के ऊपर, कि एक ने जो भी रिजल्ट्स निकाले उसका उस रिजल्ट्स का कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा दूसरे की इन्वेस्टिगेशन पर, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब चीज़ें काफ़ी सिंथेटिक होती हैं, मतलब सिंथेसिस है, तो इसी चीज़ को है बोलते हैं दिस टेंडेंसी इज नोन एज सिंथेटिक आउटलुक ऑफ इंडियन फिलोसफी। इसको ही सिंथेटिक आउटलुक बोला गया, मतलब सिंथेसिस है, काफ़ी ज़्यादा ये सब चीज़ें जो है मिली जुली हैं, ठीक है। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर इंस्टाग्राम से और फेसबुक पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। एंड आई होप यू एन्जॉयड द वीडियो और ये आपके काम आए, आपके पेपर लिखने में काम आए और आपको कुछ सीखने को मिले इनसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।